वेलकम एवरीवन। आज हम छोटे से एक टॉपिक पर बात करेंगे टैक्स के बारे में। मुझे पता टैक्स आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें टैक्स के बारे में और जाननी जरूरी भी हैं। जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि डियर स्टूडेंट, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं हर जगह पर, छोटी माचिस के डिब्बी से लेकर छोटी टॉफी से लेकर छोटे से छोटे 1 रुपए की चीज भी ले रहे हैं आप, उससे लेकर बड़े बड़े चीजों तक हर जगह पर टैक्स लग रहा है ना। सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है। तो हमें ये सब बातें पता भी होनी चाहिए, कितना टैक्स लग रहा है, कौन सा टैक्स लग रहा है। ये सब बातें आपने सुनी है अभी तक, कि जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि आपने सुना होगा इनकम टैक्स है, ये भी एक टैक्स है। जैसे कि आपने सुना होगा वेल्थ टैक्स, टैक्स ऑन द वेल्थ, पूंजी कर, ये भी आपने सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कारपोरेट टैक्स, राजस्व कर, ये भी सुना होगा आपने। जैसे कि आपने सुना होगा कि टोल टैक्स, जैसे कि सुना होगा आपने एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, है ना, स्टेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस सब तमाम बहुत वाइड क्षेत्र है टैक्स का। लेकिन नहीं, हम सीधे डायरेक्टली टॉप स्तर पर नहीं जाते, हम सबसे पहले बेसिक मुद्दों पर समझते हैं कि कर क्या है, टैक्स क्या है, और हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, उसमें टैक्स का क्या रोल है और किस तरह से टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। और वो सरकार की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर अलग टैक्स लगता है और स्टेट गवर्नमेंट के बेस पर अलग टैक्स लगता है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को कर से, और मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं और पूरे 100% कोशिश करूंगा कि आज की जो कहानी है आपको हर एक एग्जाम में काम आएगी। इवन आपके एसएससी में या अदर भी बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इकोनॉमिक्स के पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैक्स का पार्ट। ऑब्वियसली और भी चीजें बहुत सारी, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आपको बजट पढ़ना होता है कि बजट के अंतर्गत ही निकल के आता है कि सरकार के खर्चे, है ना, और डिमांड, और उसी में से निकल के आता है टैक्स। वो सब बातें हम करेंगे खैर, लेकिन आज हमारा मुद्दा है टैक्स। यस स्टूडेंट, टैक्स को 2 प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सुनते रहिएगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स मोटे मोटे तौर पर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आज मजा आने वाला है आपको, काफी सारी आपको जानकारी दूंगा जो कि सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा है, या सीधे जुड़ा हुआ है आपके रोजमर्रा के जीवन से, सीधे जुड़ा है आपके जीवन से। अब देखो कैसे, एग्जाम से तो जुड़ा हुआ है लेकिन जीवन से भी जुड़ा हुआ है साथ साथ। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर ले डायरेक्ट टैक्स में। तो आप सब लोग जानते हैं डायरेक्ट टैक्स का मतलब है प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऐसा कोई कर जिस पर इंपैक्ट भी और इंसिडेंट भी एक ही पर्सन पर हो। कहने का मतलब है कि हम कहें कि इंपैक्ट, एक शब्द को यूज करूंगा बहुत बार, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये सुनना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस, अगर ये इसी एक ही पर्सन पर है तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। सेम पर्सन पर, ऑन सेम पर्सन। अब जब हम यहां पर करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो हम कहते हैं कि इंपैक्ट एंड इंसिडेंस
ऑन डिफरेंट पर्सन, ऑन डिफरेंट। अब कई लोगों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि क्या होगा। कई लोग जितने भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी मैं आपको वादा करता हूं कि जो लोग जॉब करते हैं, जो अपने वर्किंग में हैं, कई जगह पर जॉब कर रहा है, किसी सरकारी विभाग में है या किसी प्राइवेट संस्थान में, किसी एनजीओ में, कहीं पर भी हैं आप, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ, उनको पता लगेगा कि हमारी सैलरी पर कितना टैक्स लगा रही है सरकार। ये सब पता लगेगा कि हमारी एक्चुअल सैलरी कितनी है और एक्चुअल सैलरी में टैक्स कितना लग रहा है, हमारी सरकार कितना टैक्स मेरी सैलरी पर। मान लेते हैं कि मेरी सैलरी सालाना 10 लाख है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मेरी इस 10 लाख की सैलरी पर सालाना टैक्स कितना लग रहा है। खैर, वो बातें हम करेंगे आप धीरे धीरे। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग है डियर स्टूडेंट कि ऐसा एक पर्सन है जिस पर ही इंपैक्ट आ रहा है और उसी पर इंसिडेंस भी है। कहने का मतलब यह है सीधे सीधे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स की मैं अगर बात करूं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स की मैं बात करूं, और इसको बोला एग्जांपल के लिए, अभी एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की मैं एग्जांपल से आपको ले जाता हूं। डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स आप जानते हैं आयकर होता है, यस और नॉट, आयकर होता है। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है 6 लाख है, उस हिसाब से आपके कोई टैक्स देता है गवर्नमेंट कि हाँ इतना आपको सालाना टैक्स देना है, भाई ठीक है। तो टैक्स भी सरकार ने आप पे लगाया और दिया भी, चुकाया भी आप ही ने। इसी को तो कहते हैं इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन। टैक्स भी आप पर लगाया गया था और आपने ही चुकाया, आपने इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे परफेक्ट जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, वो कौन है? सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो है वो है डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख देता हूं, सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो होगा वो कौन है? सर जीएसटी, सर जीएसटी, सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, 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 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप सब लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां पर बस केवल इसका फुल फॉर्म लिखूंगा आज के सेशन में। अगले एक इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको क्या कराऊंगा, गुड्स, इसके बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में गारंटेड है मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स में हम कैसे समझ रहे हैं, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द डिफरेंट पर्सन। मतलब कि सरकार लगाती है, जैसे कि एक एग्जांपल के कहूं कि हम होटल में चले गए, मान लेते हैं कि आज हमारा मन है बाहर खाने का, हम रेस्टोरेंट में चले गए, किसी होटल में चले गए, अच्छे खासे होटल में चले गए, ठीक है, चले गए, आपने खाना आपने खाया, ठीक है, खाने का पैसा चुका दिया आपने, लेकिन उस खाने पर भी आपका एक टैक्स लगाती है सरकार। लेकिन वो टैक्स आपसे नहीं लगता डायरेक्टली, वो टैक्स लगता है होटल के मालिक से, होटल के मालिक से लगता है। समझिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट कि कहानी कहां पर जुड़ी है, ये यहीं से जुड़ी हुई है। दो चीजें अभी आगे बताऊंगा, एक होता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दो शब्द मैं यूज करूंगा आगे, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक होगा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक होगा अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के डिस्कस करूंगा यहां पर, लेकिन उससे पहले जीएसटी को, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में हमने समझ लिया कि टैक्स तो लगा था रेस्टोरेंट के मालिक पर, रेस्टोरेंट पर, होटल पर, लेकिन उसने आपको ट्रांसफर कर दिया है। मतलब कि इंपैक्ट तो किसी और पे था, इंपैक्ट था होटल पर और इंसिडेंस किसी और पे हुआ, उसने आपके नाम का बिल फाड़ा। अरे भाई, मतलब कि टैक्स जीएसटी लगा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये, इनडायरेक्ट एक तरह का टैक्स है, ये लगा था होटल के पर, लेकिन उसने आपको ट्रांसफर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसको कह दिया ये भी तो टैक्स लगा ना, इनडायरेक्टली आपके ही जेब में गया वो टैक्स, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जैसे कि टोल टैक्स है, टोल टैक्स आप जाते हैं, आपके बोला जाता है कि क्या है, सरकार ने रोड बना दी, अब आप रोज चल रहे हो, उस रोड पर उसका यूज करोगे तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हमने पैसा लगाया तो आप इसका यूज कर रहे हैं तो ठीक है। सरकार ये भी कहती है कि अब आप इतने ईमानदार भी नहीं हो कि अपने आप पैसे दे दोगे, तो वहां पर आपका टोल टैक्स, टोल प्लाजा रहता है कि आपको जो है इतना पैसा देना है, देना ही पड़ता आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहां पर तो कोई सरकार बैठी नहीं रहती, वहां पर तो कोई लड़का रहता है, तो भैया वो सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं, उन्हीं पर पैसा जो जाता है सिर्फ सरकार के खाते में जाता है, तो ऑब्वियसली वो भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स हो गया। और भी चीज है, जैसे कि मैं आपको यहां पर करूं,
यहां पर कहूं डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टैक्स हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल में कहूं, मैं इतना नहीं जाऊंगा, बस नॉर्मली मैं सबसे ज्यादा जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा इनकम टैक्स पर। जो मैं सबसे ज्यादा आज डिस्कस करूंगा वो मेरा होगा इनकम टैक्स, आयकर पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स में बात हम जब करें तो और भी बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कि एसटी सेल्स टैक्स, एसटी सेल्स टैक्स, किसी भी चीज को आप सेल्स करते हैं तो उस पर टैक्स है एसटी। जैसे कि सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे कि आप डब्ल्यूटी वेल्थ टैक्स पूंजी कर, जैसे कि टोल टैक्स टीटी, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, बहुत सारे तमाम बहुत सारे टैक्स है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वो सब खैर बातें करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं अभी बात करूंगा यहां पर डियर स्टूडेंट, मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूंगा तो एसटी सेल्स टैक्स डायरेक्ट लगता है, ये भी वेल्थ टैक्स पूंजी कर, आपकी ही पूंजी है। सेल्स टैक्स का मतलब कोई चीज बेच रहे हैं आप, मतलब कि कोई और मतलब कि कुछ चीजें आप बेच रहे हो तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स से मतलब, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी, आपकी पूंजी माना 2 करोड़ आपकी पूंजी है, उस पर टैक्स लगेगा सीधे बिना स्लैब के लगता है। स्टेट ट्रांजिशन टैक्स क्या होता है कि जैसे मोटे मोटे तौर पर अभी समझा रहा हूं आपको, केवल नॉर्मली आज की क्लास जो है मुझे इसको समझाना है आपको, अभी तो ये केवल इंपॉर्टेंटली मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि क्या होता है, इसको हम बहुत डेप्थ पर समझते हैं इन सभी चीजों को। वैसे अब क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं जब इनकम टैक्स की, सॉरी एसटीटी की, स्टेट ट्रांजिशन टैक्स, कोई अगर शेयर बेच रहा है, कोई ले रहा है, खरीद रहा है शेयर वगैरह, तो वहां पर उसके ट्रांजेक्शन के लिए भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स क्या था, किसी अनरजिस्टर्ड सॉरी किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे जो टैक्स लगता है, इसको बताऊंगा मैं, इसको और इसको हम आज सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है टोल टैक्स, वो तो आप समझते हैं। खैर ये मोटे मोटे तौर पर आपने समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ डिफरेंस क्या है आप समझते हैं जी स्टूडेंट। अब हमारे पास मोटे मोटे तौर पर आपने समझ ही लिया है। अब हेडिंग बना देंगे यहां पर इनकम टैक्स। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स को कहा जाता है हिंदी में आयकर, आयकर, इनकम टैक्स को कहा जाता है आयकर। आपको जानकारी इसके बारे में, आपको पता है कि आयकर सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी शुरुआत हमारे देश की अगर बात मैं करूं, ये हुआ था डियर स्टूडेंट 1860 में। 1860 में ये शुरुआत हुई थी इनकम टैक्स की, मतलब यहां से लगना शुरू हुआ लोगों पर, उनकी आय पर, ठीक है ना, उनकी आय पर लगना टैक्स शुरू हुआ लोगों के 1860 से। लेकिन ये खत्म हुआ था, आपको पता है कि 1873 में ये फिर से खत्म हो चुका था। 1873 में ये बिल्कुल फिनिश हो चुका था। यहां हुआ शुरुआत 1860 में, और यहां पर 1873 में इसलिए खत्म हुआ था कि जो उस टाइम के जो सरकार थी, या जो भी थे उस टाइम के जो पदाधिकारी थे सर्वोच्च पदों पर, तो इन्होंने ये सोच के जो है ये बात की थी कि चलो ठीक है कि हमें कुछ टैक्स जो है रेवेन्यू बनेगा देश का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जितना उन्होंने सोचा था कि हाँ इतना जो है बन जाएगा पैसा जो भी है, तो इतना नहीं बन पाया था, मतलब कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बंद कर दिया। यहां पर ये इनकम टैक्स क्लोज हो चुका था 1873 में। ये जानकारी जरूरी आपको देनी है। जैसे आप आगे आए 1873 में फिर से ये बंद हो चुका था 1873। उसके बाद 1886 में ये फिर से भाई चालू हो गया। यहां पर क्लोज सबसे पहले शुरुआत हुआ 1860 में, 1873 में हुआ खत्म, फिनिश कर दिया गया था, और उसके बाद 1866 में फिर से स्टार्ट हुआ, और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ये क्या चल रहा है अभी तक, आप लोग जानते हैं। अभी बंद करने की कोई बंद करने की तो कोई सोचो ही नहीं, मत होगा ही नहीं। तो ये है डियर स्टूडेंट कहानी। अब समझते हैं आपको कहानी को। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में जब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स में हम बाद में जाते हैं। दो चीजें पहले समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट। इनकम टैक्स किस पर लगता है? दो चीजों पर लगता है इनकम टैक्स। एक लगता है आय पर, एक लगता है आपकी आय पर, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम। एक लगता है आपकी आय पर, किस पे लगता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आय, इंडिविजुअल इनकम। मतलब कि जो आपके एक
इंडिविजुअल की, जैसे मैं कहूं तो मेरी आय है, मेरी इनकम है, अगर वो सरकार के उससे बाहर जाता तो उसमें टैक्स लगेगा, ठीक है, सरकार के क्राइटेरिया से। एक और चीज है यार, अभी तक आपने सुना हो जरूर होगा इनकम टैक्स को मोटे मोटे तौर पर कि ये आय पर लगता है, लेकिन एक और चीज है इसमें, अनरजिस्टर्ड। यहां पर आप कहेंगे कि सर जो इनकम टैक्स है वो लगता है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पर, तो आप कहेंगे अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब आज आपको दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एक आया आपको इनकम, इंडिविजुअल इनकम, और एक आया अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर दो चीजें समझना ध्यान से डियर स्टूडेंट। एक होता है अनरजिस्टर्ड, एक होता है रजिस्टर्ड, सॉरी एक होता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझना। एक होता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक होगा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वन, और एक होता है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस है, समझते जाओ और यहीं से कहानी सुलझ पाएगी, यहीं से कहानी सुलझ पाएगी। एक होता है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जुड़ी हुई है सारी कहानी। जब हम बात करते हैं किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की और हम जब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों ही चीजें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो इनकम टैक्स का अधूरा ज्ञान है। फिर तो ये दोनों समझ नहीं आती हैं आपको तो आपको रजिस्टर इनकम टैक्स का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना। ये स्टूडेंट, अगर सरकार के क्राइटेरिया से, सरकार एक क्राइटेरिया सेट करता है, गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया सेट करता है कि हाँ इतना पैसा आप कमा रहे हैं तो ठीक है, या इतना आप फ्यूल, कोई भी कंपनी बना रहे हैं, कुछ भी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, संस्थान, इसमें सही चीजें आ गई है, तो एक क्राइटेरिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, सरकार के क्राइटेरिया से बाहर हैं, क्राइटेरिया एक लिमिट होगी, क्राइटेरिया से बाहर हैं तो बाहर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन सरकार के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड करा के आपको एक टैक्स फिर अलग लगता है। जैसे कि मान लेते हैं, क्राइटेरिया को मैं एक मोटे मोटे तौर पर समझ लेता हूं। मान लेते हैं कि मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं कि मैं मुश्किल से एक साल में 5 लाख या 10 लाख जो भी है इस तरह से कमा रहा हूं अनरजिस्टर्ड। और भी क्राइटेरिया, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया है, लेकिन हाँ अभी आपको मोटे मोटे तौर पर यह समझना है कि क्राइटेरिया का मतलब है, सरकार क्राइटेरिया का मतलब कुछ उनकी गाइडलाइन होंगी, अगर उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप कहलाएंगे सरकार, मतलब कि अनरजिस्टर्ड, आपको रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए सरकार के क्राइटेरिया के अंदर है, लेकिन सरकार के क्राइटेरिया के जब आप बाहर जाते हैं तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सरकार के क्राइटेरिया से बाहर आप पहुंच गए। तो दो चीजें आपके हो गई, क्राइटेरिया में थे तो अनरजिस्टर्ड, क्राइटेरिया में से बाहर तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले तो था अनरजिस्टर्ड, अब हो गया रजिस्टर्ड। अब देखिएगा खेल यहां पर शुरू है, अब खेल यहां पर शुरू है डियर स्टूडेंट, बहुत मजेदार खेल है। मान लेते हैं कि आप अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप मालिक हैं, सपोज दैट आप क्या है, मालिक हैं, मालिक हैं आप, या डायरेक्टर बोल दो, जो भी, मालिक कहो डायरेक्टर कहो। तो डियर स्टूडेंट, आप अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मालिक हैं या डायरेक्टर हैं, जो भी आप, जो सीईओ हैं, जो भी सर्वोच्च पद पर जो आप हैं, तो आपकी सैलरी पर ही, बस आपकी जो इनकम होगी इस पर ही जो है टैक्स लगेगा। अनरजिस्टर्ड है तो सरकार कहती है ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है ठीक है, आप जो है इंडिविजुअली टैक्स के तौर पे ही दोगे, इनडायरेक्टली वही है। ऑर्गेनाइजेशन, माना मैंने कोई इंस्टीट्यूट बनाया, कोई संस्थान बनाया है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संस्थान अभी अनरजिस्टर्ड में है तो आप क्या कहोगे कि हाँ मेरी सैलरी या मेरा जो पूरा वो है उसी पर आपका टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, मतलब कि वो ही उसी के टैक्स इंडिविजुअली टैक्स की तरह ये काम करेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा स्लैब के बेस पे लगेगा। फिर स्लैब का मतलब है, जैसे अभी कहूंगा मैं आगे, ये तुम्हारा स्लैब, अभी स्लैब का मतलब मैं समझा रहा हूं, स्लैब के बेस पर लगेगा, बेस पर लगेगा। स्लैब के बेस का मतलब है कि उसमें
हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास अभी नई स्कीम जो है 0 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 10 लाख में फिर 5%, इस तरह से तो ऐसे स्लैब में लगेगा। लेकिन हम कहते हैं जब रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो रजिस्टर्ड का मतलब है अब आपको, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप सरकार के क्राइटेरिया से बाहर हो, तो यहां पर डियर स्टूडेंट अब तुम्हारा जो है इनकम टैक्स इंडिविजुअली नहीं लगने वाला है, इंडिविजुअली आपका नहीं लगने वाला है ना। रजिस्टर्ड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, रजिस्टर्ड में क्या होगा, सबसे पहले हम अगर बात करें रजिस्टर्ड में, कारपोरेट ये जो आपका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। अब अनरजिस्टर्ड का तो ठीक है, इसके मालिक पर पूरा टैक्स लग गया, खत्म करो, इसमें जो आपके जो भी इंप्लॉय हैं वो अलग छोड़ो। यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें इस दौरान आपका होगा क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा कारपोरेट टैक्स पूरा, और कारपोरेट टैक्स टोटली आपका स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है। उसमें ये होता है कि मान लेते हैं कि आपके 2 लाख है, ये सॉरी 2 करोड़ अगर आपकी जो है पूंजी एक साल है, मतलब कि 2 करोड़ का अगर आप कमा रहे हैं साल में, तो सरकार कहती है उसका 20 से 25 से 30% डायरेक्ट बिल्कुल करते हुए, डायरेक्ट जो है 2 करोड़ का 25% करके आपको जो है सीधे देना है। आपको पता है कि सरकार का सबसे बड़ा सोर्स जो है, सबसे बड़ा सोर्स जो है पैसे कमाने का, वो कारपोरेट टैक्स ही होता है, सीटी राजस्व। कारपोरेट टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की आय का सबसे मुख्य जो सोर्स है वो कारपोरेट टैक्स कहलाता है। आपको बता दें इस बात को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारपोरेट टैक्स कहां से मिला, तो किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिला, और ये स्लैब में नहीं लगता है। अभी स्लैब का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट लगता है, फ्लैट लगता है, फ्लैट जिसको बोलते हैं फ्लैट टैक्स ही लगता है कारपोरेट टैक्स। अब देखिएगा मोटे मोटे तौर पर आपने समझ लिया कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कारपोरेट टैक्स इसमें लगेगा, और साथ ही साथ ये जो है क्राइटेरिया से बाहर है तब लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा क्राइटेरिया कारपोरेट टैक्स डायरेक्टली बिना स्लैब के, लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे उनके इंडिविजुअली उनके इनकम पे लगता रहेगा। ये है कहानी। चलो अब आपने समझा कि सर इनकम टैक्स एक तो हमारे पास इंडिविजुअल इनकम पे लगता है, दूसरा हमने कहा कि अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, ये हम समझिए। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां पर नोट में कुछ बातें लिखो। जब हम पुरानी अर्थव्यवस्था की बात करें हमारे देश में, अगर मैं ओल्ड स्लैब की बात करूं, पुरानी जो अर्थव्यवस्था थी, ये पुराना जो टैक्स स्लैब था, ओल्ड टैक्स स्लैब, स्लैब बोला जाता है इसको, ओल्ड जो टैक्स स्लैब था किस तरह से था डियर स्टूडेंट, ओल्ड स्लैब को ध्यान रखना, पुराना पहले जो था, क्योंकि पहले वाला पढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है, क्योंकि यही कनेक्ट है आगे भी। ये पहले वाला क्यों बता रहा हूं, आप बोलेंगे सर नया वाला क्यों स्लैब नहीं बता रहे आप, इसलिए जरूरी है अभी समझना आप। जब हम ओल्ड स्लैब की बात करते हैं ना, देखो जरा ध्यान से, तो वह क्या था, वह क्या था डियर स्टूडेंट, जब हम ओल्ड स्लैब की बात करते हैं ध्यान से समझना इस स्लैब को, इसमें बहुत ही जरूरी आपकी एक सूचना देने वाला हूं, बहुत ही जरूरी, बस सुनते रहो, मजा आने वाला है आपको। देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग जब शुरुआत में देखते हैं कि अगर आपके पास आपकी इनकम, सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं यहां पर इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख देना इनकम टैक्स ओल्ड स्लैब, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, पहला फर्स्ट पहले की मैं बात करूं, अगर आपकी आय 0 से 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, KH लिख दे रहा हूं, क्या है 0 से 2.5 लाख का पहला स्लैब। अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख है, 5L लिख रहा हूं, ठीक है, या आप 5 लाख से 10 लाख में है, 10 लाख, या आप ग्रेटर देन 10 लाख है, ये है डियर स्टूडेंट कहानी। अब समझना, पहले जो स्लैब कह रही थी कि अगर आपकी आय 0 से 2.5 लाख, एक्चुअली में ये एनुअली देखी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये एनुअली देखा जाता है, ये वार्षिक देखा जाता है, एनुअली, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एनुअली देखा जाता है, ठीक है, खैर सभी को पता होगा इतना, तो एनुअली देखा जाता है, वार्षिक आय, ठीक है ना, वार्षिक आय देखा जाता है, वार्षिक पूरा एक साल में। 0 से 2.5 लाख के करीब है, अगर आप 2.5 लाख के नीचे हैं, 2.5 लाख तक हैं, तो आप कहेंगे, ये कहता है, सरकार कहती है कि आप कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, आपके पास फ्री जो है
सब कुछ चलेगा। यहां पर आपके कहा गया है कि कोई टैक्स नहीं आप देंगे। अगर आप 0 से 2.5 लाख के अंदर हैं तो 0%, कितना 0%, आपकी सैलरी से कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर कहा गया है पहले 2.5 लाख से 5 लाख में अगर आप हैं तो ये कहता है आपसे 5% तो भैया देना पड़ेगा अपनी सैलरी का। लेकिन आज इसका पूरा सिनारियो आपको समझाऊंगा, इतना इजी नहीं है। जैसा आपको लगता है कि सीधे अगर आपकी आय जो है 20 लाख है तो 20 लाख का जो है 30%, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपका स्लैब बाय स्लैब होता है। अभी समझा रहा हूं आपको, टेंशन ना लो। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप सालाना कमा रहे हैं, आपकी वार्षिक आय है, तो इसके कोड कहता है, मतलब कि यहां पर गाइडलाइंस है यहां पर हमारे सरकार की कि आपको 10% देना है भैया। कितना देना है? पहले हो गया 0, फिर हो गया 5 और उसके बाद 20%, सॉरी 20%, 20%, और अगर आपसे 10 लाख से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि 30%। अब यहां पर आपको एक घबराहट हो रही होगी, ये सच है कि आपको एक घबराहट हो रही होगी कि सर मान लेते हैं मैं 20 लाख कमा रहा हूं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मैं 20 लाख कमा रहा हूं, 20 लाख हो गए, है ना, 20 लाख हो गए ना। मान लेते हैं कि मैं 20 लाख कमा रहा हूं तो 10 लाख के ऊपर हो गए, सालाना 20 लाख कमा रहा हूं, तो आप कह रहे होंगे कि सर 20 लाख का 30%, ये 3 दूने 6, ऐसा 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि इतना पैसा मुझे इतना देना, इसको देना पड़ेगा। तो गजब हो गया, ठीक है ना, सही कर रहा हूं ना? ठीक है, ठीक है। क्या इतना पैसा इसको देना पड़ेगा? 60,000। इतना पैसा क्यों दूं सर मैं? साल में अगर 60,000 में ऐसी फालतू का देते रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी जो सैलरी लगती है वो टैक्स पे, स्लैब के बेस पे लगती है। अब देखो कैसा लगता है एग्जाम्पल के लिए। अब यहां पर बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ पाओगे आप, सच है, देखना एग्जाम्पल के लिए समझना डियर स्टूडेंट। अब सबसे पहले मैं ओल्ड सिस्टम के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, ओल्ड कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, मान लेते हैं कि आपके पास आपकी सैलरी जो है 2.5 लाख है, समझना ध्यान से। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 2.5 लाख है सालाना, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ लो बात को, समझ गई बात को। अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं आपसे मेरी सैलरी जो है 3 लाख हो गई, अब बताओ अब कितना करोगे टैक्स? चलो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी मेरी जो है, मेरी इनकम जो है, सैलरी इनकम जो है मुझे 3 लाख हो रहा है एक साल में, सालाना, ठीक है ना। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। 3 लाख मेरी सैलरी है, 3 लाख मेरा सैलरी है एक साल में, सालाना मेरी आय है। आपने देखा कि 0 से 2.5 लाख तो 0% है। अगर मेरी सैलरी 2.5 लाख के अंदर में होती, 2.5 लाख में होती तो मुझे कोई टैक्स नहीं पड़ना था। लेकिन हाँ, 2.5 से 5 लाख में है तो 5% पड़ना है, 5% पड़ना है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां पर अब आप सीधे, कई लोगों के दिमाग में ऐसे जाता है, कई लोगों के दिमाग में ऐसे जाता है कि सर कि यहां पर 0 से 2.5 लाख के अंदर में तो आ नहीं रहा है, यहां पर 2.5 से 5 के अंडर में आ रहा है, मतलब कि इस स्लैब के अंडर में आ रहा है भाई। 3 लाख तो आपका 2.5 और 5 के बीच ही में होगा। तो कई लोग क्या कर देते हैं कि 3 लाख का 5% कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि स्लैब जो दिया है, सरकार ने जो स्लैब दिया है उसके अंदर ये तुम्हारा इस वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 3 लाख का 5% निकालते हैं। और डियर स्टूडेंट, यही तो गलती करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भारतीय व्यवस्था है टैक्स की, कर की जो व्यवस्था, वो ऐसा नहीं है, उस स्लैब को ऐसा नहीं डिफाइन किया जाता है। अब मैं आता हूं कि इसका एक्चुअल टैक्स क्या है, कैसा लगता है। 3 लाख अगर आपका है सैलरी एक सालाना, तो आपका टैक्स लगेगा डियर स्टूडेंट। अब देखो, सबसे पहले देखेगा कोड ये कहता है कि 0 से 2.5 लाख अगर आप देखें तो आपके पास कितना परसेंट? सर 0% का टैक्स है भाई। 3 लाख में से आपका 2.5 लाख तो एग्जम्प्टेड है, 3 लाख में से आपका 2.5 लाख जो है एग्जम्प्टेड है, मतलब कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब कि 3 लाख में से आप जो है 3 लाख
और इसमें से अगर आप 2.5 लाख को घटा दें तो मतलब कि इतना तो फ्री है ना, इतना तो 0% है, इतना आपका 0% है। 2.5 लाख जो है 0% पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि 50,000 है क्या, मतलब 50,000 ही केवल है क्या, 50,000 पर ही टैक्स लगेगा क्या, 50,000 पर ही लगेगा टैक्स, पर लगेगा टैक्स बस। ये स्टूडेंट क्यों भाई जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? तो अब देखिएगा हमारा टैक्स कैसे लगेगा। अब जो है हमको 50,000 का 5% निकालना है, 50,000 का 5%, और आप सब लोग जानते हैं कि सर 50,000 का 5% जो है ये हो जाएगा, ये काट दिया मैंने, 5 में 25, 5 में 25 और 2 जीरो और डाल दो तो मेरा टैक्स ये होगा। ना कि आप ऐसे करोगे, अब देख लो कितना बड़ा पाप कर रहे थे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, इसका कर देंगे आप 5% माना, तो बेटा 5% देख रहे हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो आपने ये काट दिए, माना ये काट दिए, तो 5 दिया हो रहा था 15, सीधे यही तो करना था आपको, नहीं तो 5 दिया हो रहा था 15 है ना, 5 दिया हो रहा था 15, हाँ, और कितना जीरो है, 1 2 3, तो डियर स्टूडेंट कहां से कहां आप जो है मार खा लेते, मतलब कि आप देख रहे हो कितने का नुकसान कर लेते। इसलिए कह रहे हैं कि जानकारी भाई आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो है ठगे जा सकते हो। आजकल के डिजिटली जीवन में आपको बहुत अच्छे से ठगा जा सकता है। इसके लिए आपको खुद से, हमको खुद से भी अवेयर होना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हमने कहा कि जैसे कि आपका 3 लाख, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तब भी आपका भी एक एग्जाम्पल नंबर 1 की मैंने बस बात की है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हमने कहा कि 3 लाख का आपका स्लैब था, मतलब कि वो था सैलरी था एनुअली, तो आपको 0 से 2.5 लाख तो भाई फ्री था ना। इनकम टैक्स हमेशा स्लैब के हिसाब से लगता है, जबकि कारपोरेट टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा कारपोरेट टैक्स 30 लाख है, 30 लाख है, तो कारपोरेट टैक्स 30 लाख डायरेक्टली उसके 25% पर लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। कारपोरेट टैक्स फ्लैट टैक्स पे लगता है, फ्लैट लगता है। जैसे मैंने कहा कारपोरेट टैक्स मेरी 2.5 लाख है, उसका सीधे 25 से 30% कर देना, सीधे फ्लैट। लेकिन इनकम टैक्स पूरे स्लैब के हिसाब से लगेगा, पहले 0 से 2.5 लाख में जाएंगे, फिर आप उसमें कितना एग्जम्प्टेड हो रहा है, कितना छूट, उसके हिसाब से लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो कारपोरेट टैक्स होता है वो लगता तो पहले रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे है, जिन पे खूब पैसा भी होगा, पहली बात तो, और जब रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तभी लगेगा कारपोरेट टैक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे कि कहां आपको 2500 देने थे, जबकि आप दे क्या रहे थे, 15,000 दे रहे थे। तो बेटा आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान कर लेते। तो ऐसे नहीं करना है, टैक्स आपका ये गलत है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेते हैं कि मेरी सैलरी जो है, अभी मैं जो है इसके अंतर्गत कुछ सैलरी मान के चलता हूं, अभी जो है मैं इसके अंतर्गत मान के चलता हूं, कुछ मान के चलता हूं, 12 लाख मान के चलता हूं, चलो आप भी खुश हो जाओगे, 12 लाख मान के चलता हूं, इस ऊपर आ जाओ, क्योंकि दोनों तो आपके फिर समझ गए होंगे, इसके ऊपर चलता हूं मैं, 12 लाख चलता हूं। मान लेते हैं कि मेरी सैलरी जो है एनुअली इनकम जो है वो है 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, ठीक है, मेरी सैलरी हो गई 12 लाख। अब बताओ ये तो गजब हो गया सर, अब क्या करेंगे? अभी जस्ट पहले मैंने कहा कि अगर आपके 0 से 2.5 लाख है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कहा कि 2.5 लाख से अगर आपके 5 लाख है तो आप 5% देना भैया। हमने अभी कहा कि 5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में हो तो आपको 20% तो देना ही है भैया, और अगर आपने कहा कि 10 लाख से ज्यादा हो तो आपको 30% देना पड़ेगा। ये पुरानी व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, ये पुराने स्लैब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर 12 लाख है, तो 12 लाख किसके अंतर्गत आ रही है? इसके अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि यहां से भी आप बाहर हो गए, यहां से भी बाहर हो गए, यहां से भी बाहर हो गए, 10 से ऊपर पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? अरे 10 से ऊपर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? चलिए जी अब देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2.5 लाख पर करते हैं बात। 2.5 लाख पर, 2.5 लाख पर टैक्स कितना? 0%। 5 लाख पर टैक्स कितना सर? 5%। क्योंकि डियर स्टूडेंट 10 लाख होने के लिए
12 लाख होने के लिए पहले 10 लाख से गुजरना पड़ेगा। समझो जरा, क्लियर है? मैथमेटिक्स को समझो, गणित है यहां पर थोड़ा सा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपकी सालाना आय 12 लाख है, तो डियर स्टूडेंट टैक्स डायरेक्ट नहीं लगता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि 12 का आपको 12 लाख का 30% करना है, 12 लाख का 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख है, इसका 30% करना है ऐसा, तो कतई आप गलत कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो, मान लेते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेटा ये सबसे बड़ा भूल आपका। इनकम टैक्स और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पर लगा हुआ टैक्स ये डायरेक्ट नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारा स्लैब के बेस पे लगता है, और वो स्लैब कैसे है देखना ध्यान से। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको पता लग गया कि 10 लाख से ऊपर पर लगना है, ठीक है। तो 5 लाख पर जो है, अब देखिएगा ध्यान से, 5 लाख पर जो है, अब यहां पर देखिएगा कैसे होगा काम। 5 लाख पर हमको करना यह है कि 2.5 लाख तक, जब आप 0 से 2.5 लाख थे तो 0% था, लेकिन अगर आप 5 में से अगर आप 2.5 घटा दें, यहां इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो आपका 0% वाले को, इसको हटा दो आप, है ना। 2.5 लाख पे था आपका 0%। अब यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगेन यहां पर देखो, अब देखो इधर कहानी में तो थोड़ा सा ट्विस्ट है ही। सर ये कैसे लिखा आपने, देखो 2.5 लाख तक आप फ्री थे, तो ये 2.5 से 5 लाख अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब 5 में से अगर आप 2.5 घटा दें तो इसका मतलब 2.5 लाख पे देना आपको। वो कितना देना है सर? उस 2.5 लाख पर आपको देना है कितना सर? वो देना है 5%। समझ के बात को, क्लियरली समझे? 2.5 लाख पर तो आप फ्री हैं, 2.5 लाख पर तो आप फ्री हैं, तो अगला जो 2.5 लाख है, अगला जो 2.5 लाख है उस पर लग रहा है 5% का। उसके बाद 5 से 10 का मतलब है कि आप 5 लाख की बात कर रहे हैं क्या, और उस 5 लाख पे ही तो लग रहा है 20% क्या। तो कहने का मतलब 5 यहां से हो गया, 5 यहां से हो गया, 10 लाख तक का स्लैब बन गया, ठीक है ना। अब बचती है 2 लाख की बात। अब इस 2 लाख पे जो लगना है, अब यहां पर पहुंच गए आप, इस 2 लाख पे जो लगना है, अब लगना है आपका 30%। अब लगना है 30%। तो ये है डियर स्टूडेंट खेल। कितने लोगों को समझ आया ये कहानी? नहीं आई होगी मुझे जहां तक लग रहा है। कितना गणित है ना, मजेदार है। डियर स्टूडेंट आपने क्या किया देखो, अब समझो हमने क्या किया। शुरुआत में 2.5 लाख में से 0 घटाया, 2.5 माइनस 0, तो ऑब्वियसली इतने पर कोई टैक्स नहीं है। आपने कहा कि 5 लाख में से 2.5 लाख घटाओगे, क्योंकि 2.5 लाख पर टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब 2.5 लाख पे ही तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, 5 में से 2.5 लाख घटाए, तो इतने पर ही वो टैक्स लग रहा है 5% का। ऐसे आपने देखा कि आपके पास 10 लाख में से 5 लाख घटाओगे तो इस पर ही वो टैक्स लगेगा। 10 लाख में से 5 लाख घटाओगे तो उसी पर वो टैक्स लग रहा है कितने का, 20% का। क्योंकि कहानी यहां से दौड़ रही है, कहानी यहां से दौड़ रही है, क्योंकि 2.5 लाख तो आपका फ्री है ना। ऐसे ही आपने देखा कि आप यहां तक आते आते 2.5 और 2.5 5 लाख, और 5 और 5 10 लाख तक तो पहुंच गए। 10 लाख का टैक्स आपने देख लिया, लेकिन अगला जो है 2 लाख का टैक्स और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपको 12 लाख के लिए देखना है। तो 2 लाख आपको जो है इस 10 में से इसको देखना है, तो 2 लाख बस बचता है, और इस 2 लाख का आपको पता है कि 10 लाख के ऊपर वाली स्लैब में जा रहा है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट अब ये तुम्हारा टोटली 30% लगना है। इस पे लगना था वो 30%, इस पे लगना था वो 30%। समझे बात को? चलिए जी, अब कहानी कैसे होगी। हमने कहा कि सर 2.5 लाख पर, अब क्योंकि पहले वाला तो फ्री था, 2.5 लाख पर लगा 5%, ऐसी था ना? नहीं, 2.5 लाख पे था 0%, 0%। अगले 5 लाख पे लगेगा सर 5%, अगले वाले 10 लाख पे लगे, 10 लाख नहीं, अगले वाले 5 लाख पे लगेगा, अगले वाले 5 लाख पे लगेगा, ये भी 2.5 था शायद, मुझे जहां तक लग रहा है ये भी 2.5 था। इस वाले 2.5 लाख पे लगेगा 5%, अगले वाले 5 लाख पे लगेगा सर अगेन 10%, 10 था या 20 था, 20%, 20%, 20%, और अगला जो 2 लाख था इस पे लगेगा 30%। अब खुद देखो डियर स्टूडेंट, अब खुद देखना गणित कितनी खतरनाक है। खुद देखना, यहां पर 2.5 लाख का, 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 ना, तो लाख ऐसा 2.5 लाख हो गया, 2,50,000, ठीक है, ठीक है। इसका करोगे अब 0, इस पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, इसको तो हटाए दो, इसको तो हटाए नहीं, 0% है, कोई हटा दो, कोई 0 बिल्कुल, इसका 0% खत्म कर दो, इस पे कोई लाख नहीं, ठीक है ना।
यहां पर आ जाओ अब 2.5 लाख, ठीक है 2.5 लाख, इसका 5% कर देना। 5 लाख का, 5 लाख का इसका 20% कर देना। 2 लाख का इसका 30% कर देना। तो डियर स्टूडेंट अब जाके अब आपका जो फाइनल बनेगा वो होगा आपका, मतलब कि 2.5 लाख का इसका जोड़ो, है ना, इसका जोड़ो, चाहे तो जोड़ सकते हो आप यहां पर, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये लो 25 पंजे 125, ठीक है ना, और ये हो गया, है ना, ये हो गया ऐसा, और ये हो गया 10 और 3 जीरो और, है ना, 10,000 यहां से हो गया। यहां पर देखा जाए तो 2 जीरो, एक यहां से एक यहां से करो, 3 दूने 6। तो ये है कहानी डियर स्टूडेंट, मतलब कितना इजीली मत लेना कहानी को, तो ये टोटली जुड़ता है, फिर ऐसा होती है कहानी। समझ आया नहीं आया? समझ आया डियर स्टूडेंट? ये तो था पुरानी जो टैक्स सिस्टम था, इसमें था ये ओल्ड सिस्टम जो था, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं करना कि डायरेक्टली आपको जो है जोड़ देना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्टली आपको जो है सीधे जोड़ देना है कि हाँ 10-12 लाख का जो है 30%, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर तो मजा आ जाता ना, ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट। ये कहानी जो है पुरानी चलती थी, इसमें बहुत ज्यादा पैसा जो है लिया जाता था पहला टैक्स में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अब देखिएगा नया जो टैक्स है, न्यू, अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं, न्यू टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब क्या है? न्यू टैक्स स्लैब में डियर स्टूडेंट अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर जो टैक्स स्लैब दी गई न्यू, नया जो टैक्स स्लैब है उसको पढ़ लेते हैं। नया जो टैक्स स्लैब है उसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। नया टैक्स स्लैब जो है उसको देखना। नया टैक्स स्लैब में कहा गया कि भाई आप 0 से अगर 5 लाख में हैं, पहले था 2.5 लाख तक, 0 से 5 लाख हैं तो आपको कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 0%। लेकिन अगर आप 5 से 10 लाख में जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, एल लिख रहा हूं बस, ठीक है ना, 5 लाख में है, ठीक है ना। और अगर आपको जाना है 10 से 20 में, अभी यहां पर नया टैक्स के अकॉर्डिंग आपको जो नया स्लैब है यहां पर जो है 0 से 5 लाख तक 0 नॉन टैक्सेबल बस, और सब कुछ सेम रहे, है ना, और सब कुछ सेम है बस। उसके बाद 5 से 10 वही तुम्हारा करना है, 5 से 10 वाला 5% था, जैसे कि सॉरी 20% था, है ना, समझ के बात को। चलिए, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, नाउ जो है इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा, 0 से 5 लाख तक फ्री है। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 से 5 लाख तक तो हम फ्री समझ गए, ठीक है, हमको समझ आ गया कि 0 से 5 लाख तक आपने कहा कि ये फ्री है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया, ये फ्री है ठीक है, नॉन टैक्सेबल, यहां तक क्या है, नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेस, ठीक है, कौन, 0 से 5 लाख तक। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि मेरा इनकम 6 लाख है तो 6 लाख है, तो समझो आप इस एग्जाम्पल से समझना कि क्या है, कहीं राहत भी है तो कहीं नुकसान भी है। 5 लाख तो ठीक है, पहले क्या हो रहा था 2.5 लाख के ऊपर ही तुम्हें टैक्स पड़ जा रहा था, यहां पर क्या हो रहा था कि पहले आपका 2.5 लाख के ऊपर ही टैक्स पड़ जा रहा था, ठीक है ना, ठीक है। अभी कैलकुलेशन सब मैंने जो है डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन अब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मायने नहीं रख रहा है अभी, ये मैंने केवल आपको गणित बताने की कोशिश करी है, कोई मायने नहीं रख रही, मायने आपके लिए ये रख रही थी बातें, ये इंपॉर्टेंट था कि टैक्स जो है टैक्स स्लैब कैसे बांट दिया जाता है, क्योंकि लोग जो है डायरेक्टली करना लग जाते हैं, कैसे बांटा जाता है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं बात करता हूं नई जो स्लैब है, नई टैक्स स्लैब जो है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो 0 से 5 लाख की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, 0%, कुछ भी टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन एग्जाम्पल के लिए 6 लाख हुआ तो, अब आप सोच रहे होंगे सर 1 ही लाख तो कमाया था, अब सोच रहे होंगे कई लोग सोच रहे 1 ही लाख तो थोड़ा सा ज्यादा था, तो इसका मतलब मुझे सीधे क्या 20% पे जाना है, क्योंकि 5 से 10 में आ जाएगा फिर
क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है कि सर 6 लाख पे हूं, इसका मतलब मैं 5 से 10 में पहुंच गया हूं। अगर मैं स्लैब की बात करूं तो यहां पहुंच गया, क्या 20% डायरेक्ट देना पड़ेगा? ये तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो पूरे गंभीर नुकसान है। ऐसा नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा अब देखो, समझ लो। डियर स्टूडेंट, अगर आपका टैक्स जो है 5 लाख से ऊपर होता है, टैक्स 5 लाख से ग्रेटर देन 5 लाख, greater than 5 lakh, old tax slab will be applied. Old tax slab will be applied. ठीक है, will be applied. समझे बात को? कहने का मतलब है कि 5 लाख तक ठीक है, नॉन टैक्सेबल है, लेकिन 5 लाख जैसे ही ऊपर जाते हो तो फिर तो भैया आपको फिर से पुराना टैक्स काम आएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। अब इसको समझो एग्जांपल के लिए। मैंने कहा था कि 6 लाख की मेरी सैलरी हो गई, 5 लाख से ऊपर पहुंच गई, 5 लाख से नीचे बिल्कुल नॉन टैक्सेस, 5 लाख से ऊपर पहुंच गए। तो अब देखो, मैंने अभी जस्ट कहा था कि भैया 0 से 2.5 लाख फ्री, फिर पुराना टैक्स स्लैब याद आ जाएगा, 2.5 से 5%, 5 से 10 लाख 20%। कहा था कि नहीं कहा था? तो अभी आप इसके अंतर्गत में आ रहे हो। अभी आपका 10 लाख से ऊपर 30% हो जाता है। अभी आप इसके अंतराल में आ रहे हो, इसके अंतर्गत आ रहे हो 5 से 10 लाख। तो अब मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने क्या कहा था कि 6 लाख का मतलब है वो आप 5 से 10 के अंडर में आ रहे हैं। अरे 5 से 10 के अंडर में आ रहे हैं, इसका मतलब 2.5 लाख तक तो आप फ्री हैं। इसका मतलब 2.5 लाख तक तो आप फ्री हैं, 0%। 2.5 लाख तक अगर आप 0% है, 0 से 2.5 लाख, इसमें आपका 0% है, कटेगा। लेकिन यहीं पर देखा जाए 5 लाख और 2.5 लाख, इसमें से 2.5 लाख तो फ्री है। इसका मतलब अगला जो 2.5 लाख होगा उसमें आपको भैया अब 5% पड़ेगा ही। और उसके बाद अब 5 लाख का काम हो गया, 5 लाख का संतुष्टि हो गई, 2.5 लाख फ्री हो गया, 6 लाख में से 2.5 लाख फ्री हो गया, और यहां से 5 लाख में से 2.5 लाख घटा दे फ्री वाला, तो उस 2.5 लाख के लिए 5% पड़ेगा। और अगला जो है 1 लाख जो होगा इसी पर ही तो पड़ेगा 20%। अगला जो 1 लाख होगा उस पर ही तो पड़ेगा 20%। अब करो 2.5 लाख का 0%, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख का 5% करना, 1 लाख का 20% करना, उसको जोड़ देना, वही तुम्हारा टैक्स कहलाएगा। तो ये है न्यू प्रणाली और पुरानी प्रणाली, दोनों को मैंने समझाया। और ये समझाना बहुत जरूरी था क्या? पुरानी जो प्रणाली थी ये वाली, कहां गया ये वाला ओल्ड टैक्स स्लैब जो था, ये जरूर समझानी आपको जरूरी थी, क्योंकि यही तो तुम्हारा इंप्लीमेंट कर रहा है ना आगे भी। अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर है तो यही तो प्रणाली, यही तो टैक्स स्लैब जो है आगे भी तो इंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब कि कहने का मेरा मीनिंग है कि आप डायरेक्ट नहीं करते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 12 लाख है साहब, 12 लाख है, उसका 30% निकाल दो। ऐसा नहीं होता है, आपको टैक्स स्लैब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो होप सो आप सब लोग समझते होंगे। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कई एग्जाम में कि सरकार का सबसे ज्यादा आय का जो सोर्स है वो कौन सा टैक्स है? वो होता है कारपोरेट टैक्स, जो कि लगाया जाता है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे, सॉरी, जो कि लगाया जाता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आय का, तो आप कहेंगे कि सर कॉर्पोरेट टैक्स, और जो कि लगाया जाता है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह सेशन समझ भी आया होगा। काफी मैंने चीजें आपको खोल के बताई हैं, और आज साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ ही साथ जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट संस्थान में कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, संस्थान चला रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये फायदेमंद था। अपने टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए। तो आज के सभा को यहीं पर करते हैं। अगले क्लास में आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी होता क्या है, ये कब लगाया गया, किसने बंद किया, वेल्थ टैक्स के बारे में बताऊंगा। पहले आपको पता कि वेल्थ टैक्स भी लगता था, पूंजी कर भी लगता था। पूंजी कर क्या होता था? एक वेल्थ टैक्स होता था, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता था। एक क्या होता था, वो इनडायरेक्ट नहीं होता था, डायरेक्टली तुम्हारी आय पे लगेगा। वेल्थ टैक्स होता था, वो भी डायरेक्ट टैक्स होता था। क्या होता था कि जैसे कि मान लेते हैं कि सालाना आप जो है 2.5 करोड़ कमा रहे हैं या 3 करोड़ कमा रहे हैं, 3 करोड़ कमा रहे हैं, तो सरकार ये कहता है कि आप इतना कमा रहे हो, ठीक है, इसका 25-30% हमको दे दो। तो वो फ्लैट लगता था, फ्लैट इन द सेंस उसमें कोई स्लैब के बेस पे नहीं लगता था, सीधे लगता है,
सीधे लगता है कि इसका 20 से 25% हमको दे दो। ऐसे ही सेम कारपोरेट टैक्स लगता है, ऐसे ही सेम कारपोरेट टैक्स लगता है। और शुरुआत में मैंने यही बात तभी तुमको समझाया था कि डियर स्टूडेंट, यहां पर जो कारपोरेट टैक्स लगता है फ्लैट लगता है। फ्लैट लगता है कि जैसे कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइटेरिया से बाहर था गवर्नमेंट का, उसने रजिस्टर्ड किया तो उस पर डायरेक्ट फ्लैट टैक्स लगता है। जैसे कि मैं कहूं कि हमारी जो है ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है 2.5 करोड़ कमाए, उसका 25 से 30% डायरेक्ट बिना स्लैब के, जैसे मैंने स्लैब कहा ना, तो स्लैब का कोई उसमें मतलब नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में लगता है। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्स है वो लगता है स्लैब में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही वेल्थ टैक्स भी था डियर स्टूडेंट, पूंजी कर जिसको कहा जाता है, तो वो अभी 2014-15 में उसका पूरा इंप्लीमेंट हुआ, तो वो अरुण जेटली साहब ने कंप्लीटली बंद कर दिया। पहले क्या होता था कि आपकी पूंजी है, देखा जाता था कि आपका इतना बंगला है, इतना पैसा है, इतना सोना चांदी, पूरी वेल्थ देखी जाती थी, पूरे साल भर में कितना आपने किया है, तो उसका टैक्स देना पड़ता था सरकार को। तो बाद में अरुण जेटली साहब ने जो है 2015 में उसको खत्म कर दिया कि हटा दो, ठीक है। खैर, अगली सभा में मैं आपसे बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहां से शुरुआत हुआ, किस कंट्री ने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया और भारत में क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। कि कई लोग जीएसटी को खराब भी बोलते हैं, कई लोग अच्छा भी बोलते हैं, तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर हम एक अर्थशास्त्र के बेस पर सोचें और एक अर्थव्यवस्था के बेस पर सोचें देश की, तो जीएसटी जरूरी भी था, और वो क्यों जरूरी था वो हम बताएंगे आपको, ठीक है, अगली सभा में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट जरूर करें, हाँ सर समझ आया हमको, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।